हेलो दोस्तों। आज हम लोग सॉल्व करेंगे यूपीएससी सीसेट का पेपर 2025 का। पेपर शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। मैंने 3 टाइम्स एसएससी सीजीएल क्रैक किया है। यूपीएससी का मेंस लिखा है मैंने 2024 का, और सीसेट में मेरे उसी साल 110 मार्क्स थे। और चौथी सबसे बड़ी बात है कि मुझे मैथ्स बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा ही पसंद है। अब आपको इस वीडियो से क्या क्या मिल सकता है। जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं जो पेपर दे रहे हैं, उनको टाइम बचाने की टेक्निक पता चलेगी कि एग्जामिनेशन हॉल में कैसे कम टाइम में सॉल्व किया जाए। क्वेश्चंस को अप्रोच करने का स्मार्ट वे क्या है वो पता चलेगा उनको। एक और आवश्यक सूचना, ये कोई कॉन्सेप्ट बिल्डिंग या एक्सप्लेनर वीडियो नहीं होगी। और आप इस एग्ज़ाम का कट ऑफ जो है, जो कि 67 मार्क्स है, उसको आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। अब जो मैथ्स लवर्स हैं उनके लिए क्या क्या है इस वीडियो में। पहले बात तो उन्हें नंबर्स का मैजिक पता चलेगा, और कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हैं उनके बारे में उनको पता चलेगा। आपको पता चलेगा मैथ्स के जो कुछ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में आपको पता चलेगा, और एक जो आत्मिक शांति जो बोलते हैं, सेटिस्फैक्शन, वो आपको मिलेगा। अब आपसे क्या उम्मीद है। सबसे पहले तो आप वीडियो पॉज करके कोई भी क्वेश्चन एक्सप्लेन करने से पहले उस क्वेश्चन को आप पढ़ो और ख़ुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। दूसरी बात, आप उस क्वेश्चन का जहाँ पे फंस रहे हो, या जो ट्रिक क्वेश्चन है या जो बेस है क्वेश्चन का, वो आइडेंटिफाई करो कि हाँ, ये सॉल्व करने से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वो आप आइडेंटिफाई करके रखो। लास्ट में आपकी फीडबैक जो है वो बेहद ज़रूरी है, आपका फीडबैक जो है। और इस कंटेंट को आप शेयर करो और लोगों के साथ जिसको कि इसकी ज़रूरत है। ठीक है, मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट आप कर सकते हो ये। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन देखो। इसमें बेसिकली परफेक्ट नंबर पे क्वेश्चन है। परफेक्ट नंबर वो नंबर है जो कि जिसका सम जो है पॉजिटिव डिविजर का वो नंबर के इक्वल में होता है। ठीक है, जैसे 6 है तो 1+2+3। ठीक है, इसमें नंबर जो है खुद नंबर एक्सक्लूड होगा, क्योंकि वो भी तो उस नंबर का एक फैक्टर है ना, तो वो चीज़ है। परफेक्ट नंबर की और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखो आप। एक तो है कि 4 तक जो है ना वो डिजिट और परफेक्ट नंबर सेम रहता है। जैसे पहला नंबर 6 है तो इसमें 1 डिजिट है, दूसरा नंबर 28 है तो इसमें 2 डिजिट है, तीसरा नंबर 496 है तो इसमें 3 डिजिट है, और चौथा नंबर 8128 है तो इसमें 4 डिजिट है। ऐसे। और ये हमेशा इवन नंबर रहेगा परफेक्ट नंबर। वो क्यों रहेगा वो आगे पता चलेगा। परफेक्ट नंबर है हमेशा इस फॉर्म में रहता है, 2p-1 इंटू 2p-1। ठीक है, ये 2p-1 जो है ये प्राइम नंबर है, ये इसको मर्सियन प्राइम बोला जाता है। मतलब 2 का पावर वैसा, उससे एक कम, और वो प्राइम नंबर होना चाहिए, तो वो मर्सियन प्राइम हो गया। जैसे 3 जो है वो मर्सियन प्राइम है, क्योंकि 2 है, मतलब 4, और उसमें से एक सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 हो जाएगा। तो ये फॉर्म है। अभी जो लार्जेस्ट जो परफेक्ट नंबर अभी तक नोन है वो ये है, 2 to the power 82589 933 - 1। ठीक है, इंटू 2 to the power 82589 933 - 1। ये होगा, ये तो मर्सियन प्राइम हो जाएगा। तो ये लार्जेस्ट अभी तक का परफेक्ट नंबर नोन है। अभी देखो, जो परफेक्ट नंबर का जो उसका फैक्टर्स है, उसका रेसिप्रोकल्स का जो सम है वो 1 के इक्वल होता है। अगर 1 को हटा दो तो, क्योंकि 1 तो हमेशा सबका फैक्टर होगा, अगर उसको भी इंक्लूड कर दो तो वो 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन वही था, परफेक्ट नंबर पे ही था, और पूछ रहा था कि 50 के अंदर कितने ऐसे हैं जो कि ये प्रॉपर्टी शो करते। तो कुछ नहीं करना था, 6 = 1+2+3 था, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 12, तो वो भी ये प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, लेकिन याद रखना 12 परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि 12 के और भी तो ये होंगे ना, डिवाइज़र होंगे, तो इसीलिए 18 का भी हो जाएगा, 3+6+9, तो ये हो जाएगा। तो टोटल 50/6 कर दोगे तो 8 आ जाएगा। 8 आपका।
अब 6 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, ये स्टेटमेंट का मतलब ही है पी माइनस क्यू बराबर क्यू माइनस आर, कि क्यू जो है वो पी से और आर से इक्वी डिस्टेंस है और पी क्यू जो है वो बीच में है। तो इसका मतलब पी क्यू आर एक एपी में है जिसका मिडिल टर्म जो है वो क्यू है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू पूछा है कि ये कितना होगा, है ना। तो ऑब्वियस ही बात है, जब क्यू एपी में है तो इसका क्यू जब ये है क्यू मिड टर्म है, तो ये टोटल टर्म जो हो जाएगा वो 3Q के इक्वल में हो जाएगा, है ना। तो यानी कि मिडिल टर्म आपको खोजना है और उसका 3 टाइम्स कर देना है, वही उसका सम हो जाएगा। तो मिडिल टर्म देखो, इसमें मिडिल टर्म जो होगा क्यू जो होगा वो 2, 3, 17, 19 नहीं होगा, देख लो आप, क्योंकि वो एवरेज पहुंचेगा ही नहीं उतना तक। तो इसीलिए क्या होगा कि जो क्यू जो होगा वो 5, 7, 11, 13 हो सकता है। तो इसलिए पॉसिबल वैल्यू इसकी 4 है, तो इसका 4 आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 7 नंबर। 7 नंबर में बेसिकली आपको क्या करना है कि 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r 1 करना है। तो कितना वैल्यू है p प्लस क्यू प्लस आर का, ये याद रखना। पी क्यू आर का नहीं पूछा है, अलग अलग p प्लस क्यू प्लस आर का पूछा है। तो इसमें भी देख लो, इसमें पहले हम लोग मान के चलते हैं कि p जो होगा 1 तो नहीं होगा, p या कोई भी नंबर 1 तो नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही 1 होगा तो ये वो तो अकेले ही 1 के इक्वल हो जाएगा। तो बाकी नंबर भी तो कुछ होंगे ना। तो इसलिए p 2 से स्टार्ट होगा, और p की वैल्यू जब 2 रखोगे तो एक वैल्यू तो q की 3 और r की 6 आएगी, ठीक है। और दूसरी जो वैल्यू आएगी वो q जब 4 रखोगे आप तो r की भी वैल्यू 4 आएगी, ठीक है। तो अभी 2 सॉल्यूशन हम लोग को मिल चुके हैं p इज इक्वल टू 2 के लिए। p जब 3 रखोगे तो q भी 3 और r भी 3, तो एक सॉल्यूशन और मिल गया। अब जैसे ही आप ये q इज इक्वल टू 4 पे जाओगे तो ये जो है आपको फिर ऑटोमेटिकली सेम ही आंसर मिलेगा, ठीक है। तो वो रिपीट होगा, तो हम लोग यहीं तक स्टॉप कर जाएंगे, यानी 3 सॉल्यूशन है, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो ये लर्निंग क्या है हम लोग की, पहले पेज से आपने देखा कि जो तीनों क्वेश्चन है वो हिट एंड ट्रायल के क्वेश्चन है। मतलब आपको वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा कि कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, कितने पे जाके ये स्टॉप हो रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें इसमें टाइम टेकिंग है, टाइम लगेगा आपको। और एक और चीज़ जो है इसमें आप देखोगे कि जितने भी वेरिएबल्स यूज किए हैं पी क्यू आर ही यूज़ किए हैं। तो ये तो ऐसे ही नहीं यूज हो सकता है, मतलब ये मतलब मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जानबूझ के यूपीएससी ने इंटेंशनली यूज़ किया है ताकि आप पी क्यू आर में खो जाओ। तो पहले पेज से तो ऐसा हो गया कि डर का माहौल हो गया कि ये तो कुछ अलग ही आ रहा है। और अगर आपने इसमें अगर डर में आ गए तो आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा, और कॉन्फिडेंस लूज होने का मतलब है कि आपके मार्क्स जाएंगे। चलो नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज देख रहे हो, 8 नंबर क्वेश्चन देखो, ये बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें, आप देखोगे बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। पहले 0 माइनस हुआ है, फिर 1 माइनस हुआ है, 2 माइनस हुआ है, ऐसे करके है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें भी कुछ नहीं है, बेसिक सा क्वेश्चन है। हमें पता है कि टोटल जो होता है वो एवरेज इंटू नंबर ऑफ़ आइटम्स होता है ना। उसी पे ये क्वेश्चन है। और इसका बेसिकली क्या है कि इन्होंने एवरेज बताया ही नहीं है। नंबर ऑफ़ आइटम्स मतलब ओवर्स तो बताया है कि 20 ओवर है और वो घट के इतना हो जाएगा, तो 12 ओवर्स और ये सब, लेकिन एवरेज का इन्होंने कुछ बताया ही नहीं है, तो हम लोग टोटल नहीं बता पाएंगे। तो ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और जब भी इस तरह के मतलब ऑप्शन से देखो तो थोड़े अपने कान खुले रख लो और दिमाग खुले रख लो। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखो, ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है कि प्राइस इतना पहले इंक्रीज किया, डिक्रीज किया, ऐसे करके ये है। तो इसमें देखो पेन वेन उठाना मत, आप देखोगे कि नीचे में जो होता है वो 100 4 बार मल्टीप्लाई होगा, तो इधर जाके वो 10⁸ बनाएगा। तो यानी कि आंसर ए या डी में से कोई होगा। फिर इधर भी देखो कि जो ऊपर में भी 100 का पावर जो रहेगा वो 8 टाइम्स रहेगा, तो इसमें भी ये हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा, तो आंसर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है कि जब भी हम किसी चीज़ को पहले k% से इंक्रीज या k% से डिक्रीज़ करते हैं, या पहले k% से डिक्रीज़ कर दिया फिर इंक्रीज़ कर दिया, तो रिजल्टेंट जो होता है हमेशा वो k²/100% से वो डिक्रीज़ करेगा, ये है। अब देखो सेकंड पेज जो है क्वेश्चन का, उससे हमें क्या मिलती है, लर्निंग क्या मिलती है। आपने देखा पहले पेज में 3 ईजी क्वेश्चन, 3 टफ क्वेश्चन थे, है ना। उसके बाद दूसरे पेज में 3 दम ईजी क्वेश्चन दे दिया। तो इससे ये सीख मिलती है कि कॉन्फिडेंस कम नहीं करना है, ठीक है, कॉन्फिडेंस बना के रखना है। और ये
ये तीनों क्वेश्चन में बेसिक इंटेलिजेंस चाहिए थी, कुछ हाई फाई नॉलेज नहीं चाहिए थी। याद रखना, आप जितना ज़्यादा टाइम बचाओगे वो मार्क्स में कन्वर्ट होगा, टाइम इज़ इक्वल टू मार्क्स है। और जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो, कंप्रीहेंड करो, तो एक जो ऑप्शंस है वो देख लो, क्योंकि ऑप्शन से ही आपका आंसर आना है, तो ऑप्शन देखो ही देखो। और जो इजी क्वेश्चन है उसमें टाइम कम लगाओ आप, ठीक है। अगर बिना पेन उठाए बन रहा है तो वो बनाओ। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब ये 15 नंबर क्वेश्चन देखो। इस तरह के क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, जिसमें 2 स्टेटमेंट दे देगा और क्वेश्चन रहते हैं। तो इसमें आप नॉर्मली तो सॉल्व कर ले जाओगे, नॉर्मली सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि मिनिमम नंबर ऑफ कट्स के लिए क्या होगा, 60 का फैक्टर करना पड़ेगा मिनिमम, ठीक है। तो 3 इंटू 4 इंटू 5 हो जाएगा। तो उसके लिए क्या हो जाएगा कि टोटल जो ये होगा वो 12 होगा, लेकिन नंबर ऑफ कट्स जो होगा वो 9 हो जाएगा, क्योंकि कट्स के लिए एक कट्स करते हो आप तो वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। ये चीज़ है। ये तो हो गया कि आप अप्रोच से सॉल्व करोगे। और नंबर ऑफ स्मॉलर पीसेज के लिए क्या करोगे कि आप जो ये साइड है उसमें से 2 2 माइनस करके इंटू कर दोगे। जैसे 3 है तो 3 माइनस 2 तो 1 हो जाएगा, 4 माइनस 2 तो 2 हो जाएगा, 5 माइनस 2 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, यानी कि टोटल 6 हो जाएगा स्मॉलर पीसेज जो जिस पे कोई भी पेंट नहीं होगा। ये तो हो गया अप्रोच के थ्रू। लेकिन मैं बोलूँगा ना, इस क्वेश्चन को आप एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे सॉल्व करो, आप मान के चलो कि ये 2 स्टेटमेंट सही ही दिया है इन्होंने, ठीक है। और इससे ना बैक ट्रैक कर लो आप कि बाकी ये जो क्वेश्चन में जो फैक्ट्स दिए हैं वो सही है कि नहीं। तो आप देखोगे कि मोस्टली सही ही होता है। ये यूपीएससी का एक ये हैक बोल सकते हो या जो भी है। तो आप अगर इस तरह से जाओगे तो टाइम भी कम लगेगा और ईजिली सॉल्व भी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 क्वेश्चन में देखो ईजी सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ हाई फाई नहीं है। बट इसमें मैं 2 चीज़ें बताऊंगा। एक तो पाइथागोरस ट्रायो हम लोग फाइंड कैसे करते हैं। तो जब भी देखो नंबर ऑर्डर है, अगर 7 है तो 7 का स्क्वायर करो 49, और 49 को 2 कंजिक्यूटिव नंबर में ब्रेक करो, है ना। तो ये 24 और 25 के सम के रूप में ब्रेक होगा, तो एक नंबर 24 होगा, एक और दूसरा 25। अगर अगर नंबर इवन है, जैसे 16 है, तो उसका स्क्वायर करो, ठीक है, 256 हो जाएगा, और बाई 2 कर दो तो 128 हो जाएगा। और 128 को ना 2 के गैप में ब्रेक करो सम के रूप में, तो ये 63 और 65 हो जाएगा। ये तो हुआ कि पाइथागोरस ट्रायो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। अब लेकिन इसमें जिसको नहीं पता है कि 63 का ये होगा 65 होगा, बस इतना पता चल गया कि दोनों का स्क्वायर करके ऐड किया है, तो इसमें भी आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है ना। 6 का स्क्वायर करो तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है, यूनिट डिजिट। 3 का 9 हो जाएगा, तो 9 + 6 जो है इसका यूनिट डिजिट 5 होगा, तो इसका जो स्क्वायर होगा वो 5 के ही इसमें आना चाहिए। तो उससे भी ये आप ऑप्शन टिक कर सकते हो। या फिर कि 65 का स्क्वायर आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि ये 25 लिख दो और 6 से एक ज़्यादा नंबर है 7, उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी एक ये स्क्वायर निकालने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 17 नंबर। इसमें बिल्कुल बेसिक सा ये है कि इसमें एक स्ट्रक्चर यूज होता है कि जैसे मान लो कि A × B = अगर कांस्टेंट कोई चीज़ रहा, कोई भी चीज़ कि मतलब आपको, जैसे अभी इस क्वेश्चन में है कि प्राइस बढ़ गया है और क्या बोलते हैं जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट, उसको कांस्टेंट रखना है, तो यानी कि कंजम्पशन जो है उसको कम करना पड़ेगा। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है एक। तो इसमें कुछ नहीं करना है कि जैसे अगर मान लो कि ए को आप मान लिया कि 10% बढ़ाते हो, तो यानी कि 1/10 से आप बढ़ा रहे हो, यानी कि 10 से 11 कर रहे हो, तो आपको बी को क्या करना पड़ेगा ना, 11 से 10 करना पड़ेगा, ठीक है। बस यही इस क्वेश्चन का ये है। इसको दूसरे वे में इस तरफ से भी बोलते हैं कि ए से अगर बी में अगर जाने में 10% अगर बढ़ रहा है, तो बी से ए में आने में कितना परसेंट घटेगा, यही इस क्वेश्चन का ये है। तो बस ये सॉल्व हो जाएगा। अभी जैसे देखो 10% का हाइक बोल रहा है, तो 10 से 11 हो जाएगा, तो यानी कि जो ये है कंजम्पशन जो है वो 11 से 10 करना होगा, तो 11 की वैल्यू 2200 है, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000, डिफरेंस आ जाएगा 200 का, यानी 200 कम करना होगा। ये हो गया। अब देखो ये जो है ना, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ए बी रूल। ए बी रूल जो है, मैंने फर्स्ट टाइम तो मैंने ये एक रेमो सर करके यूट्यूब पे हैं, तो उनसे ही सीखा था। तो आप एक बार चेक कर सकते हो उनका कि ए बी रूल, वो और अच्छे से उन्होंने बताया है। एक और लर्निंग ये है कि ये क्वेश्चन की लैंग्वेज देखोगे कि ये
थोड़ा बहुत ज़्यादा लैंग्वेज दिया हुआ है। तो मेरे एक मेंटोर हैं सत्यम जैन करके, तो उन्होंने ये बताया कि द हार्डर दे लुक द ईजियर दे फॉल, मतलब जितना ज़्यादा लैंग्वेज रहेगा वो इतना ही ईजी रहेगा। तो ये भी आप ध्यान रखना। और इसमें देखो, इसमें बहुत तरह की ना एक्स्ट्रा ये भी इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, ठीक है, कि माइलेज और ये सब दिया हुआ है। तो ये सब देखो, वो टाइम आपकी किल करने की कोशिश है यूपीएससी की, तो उस पर आप ध्यान रखना। आपको जो रिक्वायरमेंट है ना, आप बस उसी पे फोकस रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखो, नेक्स्ट को इस तरह के क्वेश्चन में ना मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा कि आप ऑप्शंस के थ्रू जाओ, ठीक है। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन पूछा है तो आप 1068 ले लो और 3 से डिवाइड करके देखो 1 आ रहा है कि नहीं, है ना, 1 रिमाइंडर दे रहा है कि नहीं। तो ये देखो कि ये तो पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगा 1068 3 से, तो रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो ये होगा नहीं, ठीक है। इसमें रिमाइंडर 1 बचेगा 1072 में, लेकिन 5 से अगर आप ये करोगे तो 3 रिमाइंडर नहीं देगा, तो ये भी नहीं। तो आप देखोगे कि जल 1078 आंसर आ जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो 19 नंबर क्वेश्चन दो तरीके से बताऊंगा। एक तो नॉर्मल जो क्वेश्चन पूछा है, जैसे बी बोल रहा है बी और ई में रिलेशन, तो आप बी और ई तक ही देखना, इधर फैलने मत लग जाना, ठीक है, जितना रिक्वायरमेंट है। एस और वी का रिलेशन पूछा है तो इतना में ही जाना, बाकी आप मत फैलना। ये तो ये हुआ, और इजी सा क्वेश्चन है। और लेकिन यूपीएससी का एक एप्टीट्यूड है जो कि जैसे ये बोल रहा है ऑलवेज ग्रेटर, है ना, ऑलवेज लेस, तो ये कहीं ना कहीं एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। और यूपीएससी का जो भी पेपर दे रहे हैं उनको पता है कि इस तरह के एक्सट्रीम स्टेटमेंट वो जाए चाहे जीएस पेपर 1 में हो या ये सीसेट का पेपर हो, ये गलत ही होते हैं। तो हम लोग नीदर 1 नॉर 2 मार्क कर देंगे। अब देखो, बहुत लोगों को लग सकता है यार कि मतलब ये क्या है, इस तरह की चीज़ें यूपीएससी के एग्ज़ाम में। तो यूपीएससी के एग्ज़ाम में इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। जो पेपर निकाल रहे हैं उनसे भी आप पूछ सकते हो कि ये सब चीज़ें वर्क करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 20। ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि 5 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे किसी ऑड नंबर से तो वो हमेशा ऑड ही देगा। ऑड क्या देगा, मतलब वो 5 ही देगा, तो वो है, कुछ नहीं है इसमें। अब आ जाओ 25 नंबर में। 25 नंबर क्वेश्चन बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप बता दो कि 1 से 100 तक के बीच में कितनी प्राइम है जो कि जिसमें 2 3 5 7 इंक्लूडेड नहीं हो। बस इसका इतना कहना है क्वेश्चन का। तो इसमें अगर आपको याद है कि 1 से 100 तक में टोटल जो है वो 25 प्राइम है, तब आपका मतलब टाइम बच जाएगा कि ऐसे 25 प्राइम हो जाएगा, और 2 3 5 से उनको हटा दोगे तो क्या बोलते हैं उसमें 21 हो जाएगा। लेकिन उसमें एक 1 भी तो होगा ना जो कि इंक्लूडेड नहीं होगा, तो 1 ऐड कर दोगे तो वो आपका 22 बना देगा। तो ये आंसर हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको चेक करना है कि पर्टिकुलर नंबर प्राइम है या नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि 2 से लेके रूट n तक चेक करेंगे कि डिविजिबल है कि नहीं। जैसे सपोज करो 47 हमको चेक करना है कि प्राइम है या नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से देखेंगे कि डिवाइड, मतलब 2 से देखेंगे रूट 47, यानी कि ये 7 तक देखेंगे, ठीक है, कि 2 से 7 तक चेक करेंगे बारी बारी कि ये 47 डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग देखेंगे कि नहीं डिवाइड हो रहा है, 2 से नहीं जाएगा 47, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, ऐसे करके 7 तक चेक करेंगे क्योंकि रूट 47 7 होगा। तो ये कॉन्सेप्ट था। अब देखो, अब इसमें ये है कि अगर आपने फैक्ट्स याद किए हैं तो आपके टाइम बचेंगे ही, नहीं तो आपको वो काउंट करने में जाएगा 25 प्राइम नंबर, है ना। और देखो, आपने देखा होगा कि प्राइम नंबर से कितना सारा क्वेश्चन पूछा है इस साल, है ना। ऐसा तो हर एक साल पूछता है, लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा प्राइम नंबर से पूछा है क्वेश्चन। तो यूपीएससी और प्राइम नंबर का अलग ही है कुछ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ 26। ये क्वेश्चन इजी सा है, लेकिन इसमें जो है यूपीएससी आपको फंसाना चाहता है ना। इसमें वो चाहता है कि आप जो है मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करो, ये दोनों एक्सट्रीम पे इसको प्लस कर दो, और मिनिमम वैल्यू के लिए क्या है, दोनों एक्सट्रीम पे उसको माइनस कर दो, और यहीं पे आप फंस गए, ठीक है। क्योंकि इसमें मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना होगा, मिनिमम x-1 के मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना होगा, x की वैल्यू मिनिमम होगी लेकिन y की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। बस यही इस क्वेश्चन का ट्रिक था। इसका जो आंसर होगा वो नॉन ऑफ द एबव होगा, है ना, क्योंकि नीचे में -5 आना चाहिए ना, -5 बोल रहा हूँ, सॉरी, -3 आना चाहिए, क्योंकि ये x की वैल्यू 4 रख लोगे आप और y की 7 रख लोगे तो नीचे में -3 आ जाएगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 27 मार्क्स, 27 नंबर, फिर से प्राइम का क्वेश्चन है। इसमें है कुछ नहीं, आप ये इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब बेसिकली इसमें पूछ रहा है कि दो प्राइम नंबर जो है उसके बीच का डिफरेंस जो है प्राइम का ही स्क्वायर होगा, ठीक है, और नंबर 30 से कम होना चाहिए। तो ऐसे कितने ये हैं वैल्यू पॉसिबल है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में आप कर तो ले जाओगे, लेकिन ये है हिट एंड ट्रायल का क्वेश्चन है, मतलब वैल्यू पुट कर करके देखना होगा और ये टाइम टेकिंग है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमने एक नाम दिया कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो मतलब जाने का, लेकिन लास्ट में जाने का, जब आपके पास टाइम बचा हुआ है तब आप ये करो। ऐसे क्वेश्चन ईजी है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे, लेकिन वही है कि इस तरह के क्वेश्चन में आप सिस्टमैटिक जाओ और टाइम आप सेव करने का ट्राई करो। नेक्स्ट देखो 28 क्वेश्चन, इसमें भी आपको बस नंबर क्रंचिंग का आइडिया होना चाहिए कि 1001 जो है उसका जो फैक्टर जो है ये 7 × 11 × 13 ये हो जाएगा। और इसके अलावा भी जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे ना, जैसे 7 11 का कॉम्बिनेशन, 11 13 का कॉम्बिनेशन बनेगा, है ना, 13 7 का एक कॉम्बिनेशन बनेगा, तो ऐसे करके तो वो भी सारे इसके फैक्टर होंगे। इसको मैंने खुद से एक नाम दिया है कि ये प्राइम का संगम है, ठीक है। और जैसे ही आपने देखा तो ऑप्शन से एक बार देख लो कि मोर देन 8 है, और आपने देखा कि इतने सारे कॉम्बिनेशन बन भी रहे हैं, तो आप इसको ईजिली मार्क्स कर सकते हो। अब इसमें एक और फैक्ट जान लो कि अगर कोई नंबर इस फॉर्मेट में रहता है ए बी सी, तो वो भी 1001 से डिविजिबल होगा, और जब इससे डिविजिबल होगा तो फिर 7 11 13 से भी होगा। मतलब कहने का मतलब अगर ऐसे ले लो 1 2 3 1 2 3, तो ये डिविजिबल होगा 1001 से। ये बाद में भी एग्ज़ाम में आ सकता है, तो ये इसको याद करके रखोगे तो अच्छा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो 29, ये भी वही क्वेश्चन है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, जाने का मगर लास्ट में। तो वो चीज़ है, इसमें हिट एंड ट्रायल का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप फंसोगे कि 3 - p जो है p हो सकता है कि नहीं किसी मतलब कि नंबर के लिए, रियल मतलब नेचुरल नंबर के लिए 3 - p जो है वो p हो सकता है कि नहीं, तो वो तो नहीं होगा। कैसे होगा? p या तो 0 होगा, 1 होगा, या 2 होगा, या जो भी होगा। अब देखोगे कि इसमें सब्सट्रैक्शन में ये भी तो हो सकता है ना कि कैरी करके आप 3 को 13 बना लो, तो 13 - p होगा कि नहीं? नहीं होगा, क्योंकि 13 ऑड नंबर है ना, और मतलब ऑड नंबर को कैसे दो पार्ट में ब्रेक करोगे आप? तो इसका मतलब ये है कि देखो 3 जो है वो 3 ना हो के 2 हो, उससे एक ये ले लिया गया हो, बैलेंस ले लिया गया हो, तो वो 2 बन गया हो, तो ये हो सकता है। तो 2 - p बराबर p हो जाएगा। और जैसे ही ये चीज़ होगी तो p की वैल्यू 1 हो जाएगी, और p का वैल्यू 1 हो जाएगा। और जब कैरी लेने की ज़रूरत पड़ गई है, 2 हो गया है, तो r जो है वो लेस देन s होगा, ठीक है। तो ये सब क्राइटेरिया करोगे तो 3 आ जाएगा इसका। टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। अब 30 नंबर देखो, 30 नंबर इस तरह के जब भी आपको क्वेश्चन बनाने हैं तो पहले आप काउंट कर लो कि नंबर कितने हैं और ये ब्लैंक स्पेस कितने हैं, टोटल मिला के देख लो और उनको फैक्टराइज कर दो। जैसे इसमें 18 है, तो मैंने 6 × 3 में इसको ब्रेक कर दिया है ना। तो 6 का एक करके एक पैटर्न बना लो। अब इसमें जिसने भी पहले ऑप्शन देख लिया वो उसने तुरंत पैटर्न फाइंड कर लेगा, है ना, क्योंकि देखो तीसरे पे हमेशा ये बी है, तो ये तो फिक्स हो गया कि तीसरे में बी है, और जैसे ही तीसरे में बी डालोगे वो एक पैटर्न क्लियर कट बन जाएगा। तो ये है, ऑप्शंस भी देख लो भाई कि एक बार देख लोगे ऑप्शंस तो, क्योंकि ऑप्शंस ही आंसर है, उसमें से ही कोई एक है, तो ऑप्शंस देखो ही, मस्ट है वो। अब नेक्स्ट आ जाओ 35 नंबर, आ जाओ 35 में कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ये बस मतलब फैक्टर्स की ही बात है। जिसके नंबर क्रंचिंग पे कमांड होगा वो इजीली कर ले जाएगा। तो सबसे पहले तो देखो इतने सारे नंबर हैं, तो मुझे देख के तो नंबर को देख के काफ़ी फैसिनेटिंग लगता है कि नंबर किससे बना है, क्या है इसकी। तो चलो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले 2401 देखो, ये 49 का स्क्वायर होता है, और 49 पता है आपको 7 का स्क्वायर होता है ना। 1000 जो है, 1000 तो 10 का, ये 1000 जो है 125 × 8, ये याद मतलब ये एक बहुत जगह यूज हो जाता है। तो ये है 385 जो है, ये 11 के इसमें है। देखो जब भी चेक करना हो ना कि 3 डिजिट का कोई नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं, तो बस ये देख लेना कि ये दोनों का सम जो है ना, या तो इसके इक्वल हो जाए, या ये दोनों का सम जो है और इसका डिफरेंस जो है वो 11 हो जाए, तो वो भी ये रहता है। लेकिन 11 तो होगा नहीं, क्योंकि है ना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये सम इसका 0 होगा, है ना, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 9 हो सकता है।
तो 3 डिजिट के लिए देखना 11 से डिविजिबिलिटी के लिए बस ये देखना कि ये दोनों का सम जो है बीच के नंबर के अगर इक्वल हो जाए तो डिविजिबल हो जाएगा। तो 385 डिविजिबल हो जाएगा 11 से, 7 से भी डिविजिबल ही है। 343 जो है ये 7 का क्यू है। तो ये सब नंबर आपको चमकना चाहिए कि मतलब इस तरह का है। अब देखो ये जो है 5 टाइम्स 7 है, तो इसमें अगर देखोगे तो इसमें आपको ये मिलेगा, ये नंबर 5 टाइम्स 1111, और ये जो नंबर है ये 41 इंटू 271 के ही है। तो कभी ये भी एग्ज़ाम में मतलब बस इस चीज़ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 51 बराबर ये है, मतलब इसी को घुमा फिरा के कैसे भी सवाल बना सकता है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। 35 से डिविजिबिलिटी के लिए 5 और 7 का फैक्टर देखेंगे, तो जो कम रहेगा मतलब कि उतना ही टाइम्स वो डिवाइड होगा। जैसे इसमें नंबर ऑफ़ 5 जो है वो कम है, सिर्फ 4 है, तो यानी कि 35 से भी जो है 4 बार ही हो जाएगा, तो इसलिए आंसर 4 हो जाएगा। अब 36 नंबर क्वेश्चन देखो, ये काफ़ी ईजी सा क्वेश्चन है। बस इसमें ये देखना कि अगर पूरे सीक्वेंस में अगर आपको नहीं पता चल रहा है ना, तो आप सिर्फ सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में पता चल रहा है बस उतना सीक्वेंस में उठाओ और उससे बाकी का चीज़ जो है वो डिड्यूस कर लो। तो ये है। तो इसमें वही है कि पहले 0.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 1 से, फिर 1.5 ऐसे करके। तो ईजी सा क्वेश्चन है। अब 37 नंबर क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन में आप जाओगे तो देख लो, दोनों को जब दोनों स्टार्ट करेंगे तो वो एक जो है 5 राउंड्स के स्पीड से जा रहा है और 3 राउंड्स के, तो जब अपोजिट में जा रहे हैं तो वो ऐड हो जाएगा। तो ये यानी 8 राउंड्स 1 घंटे में, है ना। तो 1 घंटे में 8 राउंड्स मतलब कि 8 बार मिलेंगे वो ना, एक राउंड में एक बार। तो यानी कि 7.5 मिनट में वो एक बार मिल रहे होंगे, है ना। तो अब जैसे देखोगे कि ये टोटल जो है, टोटल कितने दफ़ा मिलेंगे, ये 5 से लेकर 7 तक के बीच में ये टोटल जो है वो मिलेंगे 16 टाइम्स। आप देखो खुद तो कैसे, 5 से 7 के बीच में कितने हो गए, 120 मिनट होगा, और इसको 7.5 कर दो, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 16 टाइम्स आ जाएगा, है ना। लेकिन इसमें से आपका 520 से 7 के बीच में पूछा है ना, तो आप देख लो 5 से लेके 520 के बीच में तो 2 बार मिलेंगे, तो 2 बार हटा दो। और इस क्वेश्चन का ट्रिक यही है कि ये जो लास्ट जो मीट हो रहा है ना वो 7 पे मीट होगा, है ना। तो वो हम लोग नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि ये बिटवीन का पूछा है। तो बस यही इस क्वेश्चन का ट्रिक था। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 13 हो जाएगा। वो लास्ट में एक जो 7 वाला है वो माइनस कर देंगे। नेक्स्ट आ जाओ, 38 नंबर आ जाओ। देखो ये भी बिल्कुल हिट एंड ट्रायल का क्वेश्चन है। इसमें वैल्यू पुट करके आपको देखना ही होगा और कोई उपाय नहीं है। तो इसमें मैं बस ये करूँगा, अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बताऊँगा कि आप ऑप्शन बी या सी से स्टार्ट करना, है ना। 39 नंबर क्वेश्चन देखो, ये भी इजी सा क्वेश्चन है। आप बेसिक से भी करोगे तो इसको कर ले जाओगे, लेकिन इसमें अगर आपको टाइम बचाना है तो आप देख लेना कि जो ट्रैम की जो स्पीड है ना उसको आप ऐसे इस फार्मूले से निकाल सकते हो, है ना। कि अगर 9 सेकंड्स में ये किया है तो 9 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 3 बटे 9 माइनस 8, तो इससे आप निकाल दोगे, आपका टाइम बचेगा। अब 40 नंबर देखो, ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है और अगर आपको पता है तो आप पेन भी नहीं उठाओगे। जैसे 11 का स्क्वायर होता है तो 1 2 1, अगर 1 का स्क्वायर है तो 1 2 3 तक जाएगा, फिर नीचे डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो 3 2 1। अगर यही 4 1 का ऐसे रहता तो इसको लिखते 1 2 3 4 और 3 2 1, ये मतलब 4 तक मैक्सिमम पहुंचता। तो ये एक पैटर्न है, तो इसको बस उसी पे क्वेश्चन है, ये ऐसे ईजी है। अब 45 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। 45 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं है, रूटीन से ही क्वेश्चन है। आप बिल्कुल वैसे निकाल सकते हो कि सबकी मतलब एलसीएम लेके और फिर एफिशिएंसी निकाल दो और उससे आपका आंसर आ जाएगा। बस इसमें ये ध्यान रखना, कैलकुलेशन थोड़ा है ना, आप थोड़ा वाइजली करना। कि जैसे अगर 17% अगर बोल रहा है कि टंकी फिल हो रही है 14 मिनट में, तो आप क्या करना, 10% का निकाल लेना, है ना। तो 10% 2 मिनट में, तो फिर 100% का निकाल लेना। तो ऐसे ये सब इजी कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, बाकी रूटीन सा ही क्वेश्चन है। अब 46 नंबर क्वेश्चन देखो। 46 नंबर में ये एक दिया हुआ है 1 टू द पावर n प्लस 2 टू द पावर n। तो इसमें पूछ रहा है कि 4 से डिवाइड करेंगे तो देखो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिमाइंडर्स बोला है ना, नंबर बोला है ना, रिमाइंडर्स नहीं बोला कि रिमाइंडर्स कितना है, नंबर उसका कितना है। तो देखो इसमें ना दो ही तरह के रिमाइंडर मिलेंगे। n बराबर 1 के लिए रिमाइंडर 3 मिलेगा और बाकी जो भी होगा उसके लिए रिमाइंडर जो है वो आपका 1 मिलेगा।
क्योंकि 2n जो होगा वो तो 4 से डिविजिबल हो जाएगा, बाकी 1 का आप कितना भी पावर करो 1 ही बचेगा रिमाइंडर, तो इसका हो जाएगा 2। अब 47 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो इसमें बेसिकली क्या है कि 37 जो है वो बहुत मैजिक नंबर है, उसी पे क्वेश्चन पूछ दिया है। तो पहले नंबर 37 के बारे में आप जान लो। तो इससे बहुत तरह क्वेश्चन बनाया जा सकता है नंबर 37 से, और देख लो इसकी महिमा क्या है वो आपको पता चलेगा। 37 एक स्पेशल प्राइम नंबर है। क्यों है? एक तो देखो 37 है, इसको आप अगर इसके डिजिट अगर चेंज कर दो 73 तो वो भी एक प्राइम नंबर है। देख रहे हो इसकी प्रॉपर्टी। ये Q1 प्राइम भी है। Q1 प्राइम क्या होता है? 4Q माइनस 3Q बाई 4 माइनस 3। अगर इस पैटर्न में कोई है कि AQ माइनस BQ बाई A माइनस B, अगर वो प्राइम है तो उसको Q1 प्राइम बोलेंगे, है ना। ये सेक्सी प्राइम भी है। सेक्सी प्राइम क्या है इसके कि 37 से 6 ऐड करो 43, वो भी एक प्राइम है, और 37 से कम करो 6 31, वो भी एक प्राइम है ना। तो ये है। अब और देखो 37 की क्या प्रॉपर्टी है, क्योंकि 37 बहुत मैजिकल नंबर है। देखो 37 क्या है कि एक बहुत सर्वे हुआ था, मतलब उसमें अच्छे खासे नंबर्स ऑफ डेटा थे। तो उसमें क्या हुआ कि लोगों को बोला गया कि आप जो है कोई रैंडम नंबर पिक करो 1 से लेकर 37 के बीच में, है ना। तो लोगों ने क्या किया कि पहले नंबर पे तो 7 पिक किया, है ना, और दूसरे पे 37 पिक किया। मतलब आप समझ रहे हो, अगर आपसे बोला जाए कि 1 से 100 तक के बीच में कोई 2 नंबर की डिजिट पिक करो, तो मोस्टली लोगों ने 37 भी पिक किया है ना। और उसके बाद 42 पिक हुआ है। तो ये जो रैंडमनेस जो है वो बिल्कुल ही रैंडम नहीं है। मतलब इसमें भी एक पैटर्न है। इसको मतलब कुछ लोग बोलते हैं ब्लू 7 फेनोमेनन भी बोलते हैं, कि जैसे अगर रैंडमली आपको कोई कलर पिक करने बोला जाए तो आप ब्लू कलर पिक करोगे, उसी तरह नंबर में कोई पिक करने बोलोगे तो आप 7 पिक करोगे। तो ये है। अब इसकी 37 नंबर की जो प्रॉपर्टी है ना वो बहुत मतलब ख़तरनाक है। कि अब जैसे देखो 37 इंटू 3 जा ये 111 हो जाता है ना। तो अब इसमें क्या है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते रहो, आपको अब रिपीटेशन ऑफ डिजिट मिलते रहेगा 3 डिजिट में। जैसे कि 37 को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका हो जाएगा 222 हो जाएगा। 37 को अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसके हिसाब से वो जो डिजिट है वो रिपीट होते रहेगा। और देख लो प्रॉपर्टी देख लो कि 37 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 111 बनेगा, लेकिन अगर 37 को 33 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12221 बनेगा, अगर 333 से करोगे तो 12321 बनेगा। और ऐसे करते जाओगे तो ये देखोगे कि आप, जैसे कि अगर ये आप 6 3 से मल्टीप्लाई किए हो, मतलब नंबर ऑफ 3 जो है अगर 6 है तो इसमें 4 बीच में 3 डाल दो, ठीक है, और बाकी दोनों तरफ 1 2 और 2 1 लगा दो। ऐसे ही है। जैसे देखो इसमें 5 3 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 3 3 तो बीच में आ गया, और बाकी का जो 2 है 1 2 और 2 1 लिख दो। तो ये भी प्रॉपर्टी है। और देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या है, अगर कोई नंबर है वो XYZ अगर डिविजिबल है 37 तो YZX और ZXY भी होगा। देखो इसको एग्जांपल से समझो। अगर 148 जो है ये डिविजिबल है तो 481 और 814 ये भी डिविजिबल होगा, है ना। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। अब देखो कोई नंबर इस फॉर्म का है, XYZ ABC फॉर्म का है ना, और XYZ जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और ABC जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ये नंबर डिविजिबल होना ही होना है 37 से। जैसे कि 678543 ये नंबर डिविजिबल होगा, है ना। 789321। देख लो कितनी ज़्यादा अमेजिंग प्रॉपर्टी है इसकी। अब देखो अब एक ये भी है कि अगर कोई नंबर अगर 37 से अगर डिवाइड हो रहा है तो क्या करो, जैसे 148 37 से डिवाइड है तो इसके रिवर्स कर दो तो 841 हो जाएगा, है ना। और क्या करो बीच बीच में जीरो पुट कर दो 80401। अब ये नंबर जो होगा वो भी 37 से डिविजिबल होगा। तो 37 की देख रहे हो आप कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज है। मतलब एक तरह से जलवा है भाई साहब 37 नंबर का। आपको अगर और ज़्यादा जानना है ना 37 के नंबर के बारे में तो आप यूट्यूब पे सर्च करना वेरिटेशियम 37, ठीक है। तो आपको वहाँ पे और ज़्यादा जो है 37 के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 48 नंबर। 48 नंबर में बस यही कॉन्सेप्ट हुआ है कि नंबर ऑफ़ डिजिट जो है 1 डिजिट के कितने हो जाएंगे, टोटल 9 हो जाएंगे। 2 डिजिट्स वाले नंबर कितने हैं, टोटल 90 है, तो उसमें टोटल डिजिट्स कितने यूज हो जाएंगे, तो 19 to 2। देखो जैसे ही ये इस तरह के नंबर देखना ना 489 तो ये कुछ यूनिक सा लग रहा है, तो इस पर आपका ध्यान जाना चाहिए। तो जैसे ही ये देखोगे कि ये दोनों मिलकर 189 हो रहे हैं तो बाकी आप इजीली निकाल दोगे।
अब 49 नंबर क्वेश्चन देखो। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने ना क्वेश्चन पहले से आपने वीडियो पॉज करके पढ़ा होगा और उसको सॉल्व करने का ट्राई किया होगा, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अब इसमें देखो, इसमें क्वेश्चन को दो तरीके से, मैंने जितना मतलब इंटरनेट पे सर्च किया, दो तरीके से बनाया जा सकता है। एक तो है कि पहले इसमें एजम्पशन ले लो कि जो भी गिल्टी होगा पर्सन वो झूठ बोल रहा होगा, है ना, और जो गिल्टी नहीं होगा वो सच बोल रहा होगा। लेकिन ये तो एजम्पशन है और इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है कि एजम्पशन लेना है। तो अगर एजम्पशन नहीं लेंगे तो फिर तो हम लोग कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते हैं, है ना, कि किसने चोरी की है, क्योंकि कुछ पता नहीं चल रहा है ना इसे इन्फॉर्मेशन से, जो PQR ने जो स्टेटमेंट दिया है ये चीज़ है। लेकिन अगर आप एजम्पशन मान लोगे कि ये वाली कि गिल्टी पर्सन जो है वो लाई ही बोलेगा, तब क्या होगा कि एक की स्टेटमेंट गलत होगी और बाकी दो की सही होगी। तो अगर P की गलत मानोगे तो QR की सही हो जाएगी। तो इससे पता चलता है कि P जो है उसने ये किया है। लेकिन बिना एजम्पशन के जो है वो जो है D होगा। और मेरे को लगता है कि UPSC भी अगर नेक्स्ट ईयर अगर ऑफिशियल आंसर की निकालेगा तो D ही आंसर बताएगा, क्योंकि इसमें कुछ एजम्पशन का इन्होंने बोला नहीं है। अब नेक्स्ट आ जाओ, 50 नंबर आ जाओ। देखो इस क्वेश्चन में ना आप वैसे भी जा सकते हो कि जो जो इन्होंने बोला है वो आप करो, जितने भी फैक्ट्स बताए हैं वो करो और फिर क्वेश्चन करने जाओ। लेकिन एक चीज़ आपको पहले भी बोला है कि इस तरह के क्वेश्चन में ना आप बैक ट्रैक करो, मान के चलो कि ये जो दिया हुआ है वो सही ही है, ठीक है, और फिर बाकी ये फैक्ट्स मैच करवा लो इधर से कि सही है कि नहीं। तो उससे आप देखोगे तो दोनों सही है, तो बोथ 1 और 2 हो जाएगा। तो आपका टाइम भी बचेगा, है ना, और टाइम जो है वो मार्क्स के इक्वल है, आपको बताया ही है। नेक्स्ट देखो 55 मार्क्स, देखो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ना। तो इसमें लेकिन देखोगे आप वो सारा ट्री वगैरह बना लेना, खुद से ट्राई कर लेना, लेकिन इसमें जेंडर बताया ही नहीं है। UPSC बोला है कि जेंडर बताऊंगा ही नहीं। तो ये चीज़ है, और ये कॉन्सेप्ट जो है आगे भी रिपीट हुआ है, वो देखना आप। नेक्स्ट आ जाओ 56। 56 में बस क्वेश्चन इसी पे टिका हुआ है कि 19 से डिविजिबिलिटी आप चेक कर लो, क्योंकि S इज इक्वल टू 19 होता है जब ABC को आप सीरियली मार्क करोगे। तो उससे क्या होगा कि ये आपका A ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि एक ही जो है 19 से डिविजिबल हो रहा है। अब 57 में आ जाओ। 57 में आप देखोगे कि आप जैसे ही देखोगे कि Y का जो है, Y का कोड 7 होगा, तो आपका आंसर C या D में से कोई होगा। तो C और D जो ऑप्शन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट बीच का सिर्फ डिफरेंस है। तो आप बस बीच में देख लेना कि M के लिए कौन सा यूज हो रहा है, तो 8 होगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें पूरा मत देख लेने लगना, यही है टाइम बचाने का, यही सब ये है। अब देखो 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर भी क्वेश्चन वैसा ही है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, और अगर जाएंगे तो सबसे लास्ट में जाएंगे जब टाइम बचा होगा। तो यही है, हीट एंड ट्रायल का क्वेश्चन है, कुछ इसमें ये नहीं है। आप बस देख लेना, सारे कंडीशंस रख देने और उसके बाद वैल्यू पुट करके देखते जाना आपको सिस्टमेटिकली, तो ये 4 हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखो, ये भी बिल्कुल रूटीन सा क्वेश्चन है। इस तरह का देखा था ना पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन, ये भी वही वर्क और टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो उसमें भी वही करना है कि ले लो LCM निकाल के एफिशिएंसी निकाल लो और उससे सॉल्व कर दो। देखो 60 नंबर क्वेश्चन देखो, 60 नंबर क्वेश्चन में भी ये सीक्वेंस का क्वेश्चन है। इसमें भी देखो कि जो इंक्रीज हो रहा है वो पहले 2 3 5, मतलब कि ये प्राइम नंबर से इंक्रीज हो रहा है। तो देख रहे हो ना UPSC और प्राइम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर। अब इसमें देखो, इसमें अगर लॉजिकली जाओ तो कोई भी एक उठा लो, जैसे 2 है, 2 को 50% इंक्रीज करो, 3 करो, लेकिन दोनों का नंबर ऑफ फैक्टर्स एन चेंज ही रहेगा। सेम केस से 2 है, उसको 150% ये कर दो, इंक्रीज कर दो, है ना, तो 5 हो जाएगा, तो तब भी नंबर ऑफ। लेकिन इस तरह में देखो टाइम गवाओगे। आप सीधे देखो क्या है कि देयर एग्जिस्ट, ठीक है, और देयर एग्जिस्ट मतलब कहने का मतलब है, समझ रहे हो, आप कोई भी एक ऐसा नंबर दे दोगे जो ये नहीं फॉलो करे, ठीक है, तो UPSC इतना चेक करके नहीं देता है कि, मतलब समझ रहे हो ना, ये क्लेम कर रहा है कि देयर एग्जिस्ट, ठीक है, तो इसने सारे नंबर देख लिए हैं क्या, नेचुरल नंबर नहीं देखे हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों ऑप्शन को सही होना पड़ेगा, तो बोथ 190। तो अब वही है कि कुछ लोग बोलेंगे अरे यार क्या बता रहे हो, लेकिन देखो जिनको पता है वो उनको पता है, और वो एग्ज़ाम में ऐसे मार्क्स उठा रहे हैं, टाइम बचा रहे हैं और इजीली नंबर भी ले जा रहे हैं, ठीक है।
तो आपको नहीं पता है लेकिन ये चीज़ें हैं। अब 65 नंबर में देख लो, ये सेम यही है, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि ऐसे ऐसे ये है, आप सारा इंस्ट्रक्शन ये फॉलो करो। मेन जो क्वेश्चन का ये है, ये जो है दो रूट बनेंगे डी से एफ के लिए, दो रूट बनेंगे, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, ठीक है। लेकिन इसमें देखना, इसमें कुछ नहीं पूछा हुआ कि मिनिमम और क्या है, तो आप दोनों रूट मत कैलकुलेट करना, कोई भी एक रूट का कैलकुलेट करना डिस्टेंस, और वो लगा के चले जाना, मतलब टाइम बचाना बेहद ज़रूरी है। अब देखो 66 नंबर क्वेश्चन देखो, ये क्यूब का क्वेश्चन है कि मतलब कि 4 का क्यूब है और 3 इंक्रीज करके 7 का क्यूब कर दिया है। तो क्यूब का क्वेश्चन तो है, इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन अब हम लोग देखेंगे नंबर जो है उसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, मज़ा आएगा। अब देखो 1728 नंबर के बारे में देख लो। 172 जो है वो 12 का क्यू है, पता है आपको, उसको ग्रेट ग्रॉस या डजन ग्रॉस बोला जाता है, क्योंकि एक डजन में 12 यूनिट्स होते हैं और 12 का ही क्यू है, तो इसीलिए ग्रेट ग्रॉस या डजन ग्रॉस है ये। अब एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ये भी है कि ये जो फर्स्ट 4 कंपोजिट नंबर है उसका जो है मल्टीप्लिकेशन है ये, तो ये भी बहुत मेरे को लग रहा है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये कभी भी पूछ सकते हैं किसी भी एग्जाम में। 4 × 6 × 8 × 9, ठीक है, इसको कंपोजिटोरियल भी बोला जाता है। 1 जो है वो नहीं प्राइम है नहीं कंपोजिट है, ये पता है आपको। अब देखो 1728 के जो फैक्टर हैं वो 2 और 3 प्राइम फैक्टर है इसके, ठीक है, 2⁶ × 3⁻3। ये अबंडेंट नंबर है 1728 की, इसका जो प्रॉपर डिवीजर का जो सम है ना वो 1728 से ग्रेटर है, इसलिए ये अबंडेंट नंबर हो जाता है। और जो भी अपने इस तरह का अगर कम हो जाएगा ना, लेस हो जाएगा, तो ये डेफिशिएंट नंबर बोलेंगे इसको। ये प्रैक्टिकल नंबर भी है, प्रैक्टिकल नंबर इसलिए है क्योंकि 1728 से नीचे जितने भी नंबर हैं उनको जो है 1728 के जो डिस्टिंक्ट डिवीजर हैं, यानी कि 2 और 3 और जितने भी हैं, उनको उस फॉर्मेट में सम करके लिखा जा सकता है, तो इसलिए ये प्रैक्टिकल नंबर भी है। ये भी किसी तरह स्टेटमेंट में आ सकता है, ये भी मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। अब देखो 1728 जो है वो लीप ईयर भी है दोनों कैलेंडर में, जॉर्जियन और जूलियन, जॉर्जियन बोल रहा हूँ सॉरी, ग्रिगोरियन। तो अब देखो 1331 जो है ये जो है 11 का क्यूब है, पता है आपको, है ना, और ये पैलिंड्रोमिक है कि इधर से भी आप जाओगे 13331 है, इधर से भी आप जाओगे 1331 है, तो ये है। और ये जो है ये नंबर जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ और पॉजिटिव शिफ्ट्स रिलेशनशिप में लाने के लिए जाना जाता है, ये ऐसा न्यूमरोलॉजी में मतलब मान्यता है इस नंबर की। अब 2197 देख लो, ये 13 का क्यूब होता है ना, और इसको क्रूबेरा केव की जो ये है डेप्थ है, जो डीपेस्ट नोन केव ऑन द अर्थ है, वो भी 2197 है। देख रहे हो अमेजिंग फैक्ट्स कैसे मैथ से रिलेटेड है, नेचर से भी। 1000 का देख लो, ये 10 का क्यूब होता है, और ये भी बता चुका हूँ आपको कि 8 × 125 होता है ये। और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है इसका कि लॉन्ग 1000 जो होता है वो 1200 होता है, और 1000 जो है उसको शॉर्ट 1000 की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। अब पहले 1000 यूनिट जो होता है उसको ये चिलियड या चिलियाड जो भी बोल लो आप, है ना, और ये इसको मिलेनियम भी बोलते हैं अगर ये 1000 ईयर है तो। ये तो फैक्ट्स रहे नंबर्स के। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखो इस क्वेश्चन में अगर आपको ये पता है कि 9⁻n/6 है, इसका रिमाइंडर हमेशा 3 आता है, तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे कि ये सब में, ये जितने भी टर्म है सब में 3 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। और ये जो है ये सारे कितने बार होंगे, ये इवेंट टाइम्स होंगे, है ना, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, वो 6 बना देगा, तो वो डिविजिबल होकर 0 बना देगा। 68 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। देखो ये क्वेश्चन है ऐसा परफेक्ट नंबर का ही क्वेश्चन है, आपको पता है कि 6 जो है उसी के जो है 4 जो है जो डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हैं, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर है 6 जिसका ये है, तो एक ही कॉन्सेप्ट रिपीट भी होता है। और इसमें देखो इसमें हमको दोनों स्टेटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है ना, हमको पता है कि भाई 6 का ये प्रॉपर्टी है, तो ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 69 नंबर। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में क्राइटेरिया दिया हुआ है और ये सब दिया हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से क्वेश्चन जो बनाया गया है ना, वो पहले ये फैक्ट्स जो क्वेश्चन सेट किया है उसको पता है, और इसी पे ना इसने सारा कंडीशन और क्राइटेरिया देके ये क्वेश्चन बना दिया है ना। तो ये आप सॉल्व कर लेना, इसमें कुछ वैसा ये नहीं है, हिट एंड ट्रायल का ही क्वेश्चन है ऐसे, तो ये हो जाएगा कि कोई स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि उन्होंने पहले से ही अपना वो बंदोबस्त किया हुआ है। अब देखो 17 नंबर क्वेश्चन में वो फिर से सेम चीज़ रिपीट हो रही है कि इन्होंने वो सारा रिलेशनशिप और वो दिया हुआ है, लेकिन वो जेंडर नहीं बताया। तो जेंडर ही नहीं बताया तो कैसे है यार? वही है कि वो यूपीएससी ने ठान लिया कि भाई जेंडर नहीं बताऊंगा मैं। अब देखो 73 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। 73 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी है कि ये सारा कंडीशन वगैरह दिया हुआ है इसने कि ये हुआ, लेकिन इनिशियल स्कोर इन्होंने बताया ही नहीं है। तो जब भाई इनिशियल स्कोर बताओगे ही नहीं तो कैसे हम लोग कंपैरिजन करेंगे कौन जीता या कौन हारा, है ना? तो इनिशियल स्कोर जानना ज़रूरी है ना। इनिशियल स्कोर दे दो या दोनों टीम के बीच में कंपैरिजन दे दो, दोनों में से तो कोई एक चीज़ होना चाहिए। तो नहीं बताओगे तो कैसे? लेकिन यही है कि ऐसे सवालों में एग्जामिनेशन में टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये आप देख लेना कि टाइम किल मत करना, आप निकल जाना उधर से। 74 नंबर क्वेश्चन देखो। 74 नंबर क्वेश्चन में ये जो है, ये एक्सप्रेशन जो है इसका जो है, ये इसको आप इस फॉर्मेट लिख सकते हो पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर। और देखो ये चीज़ जो है ना हमेशा पॉजिटिव ही होगी, एक बस है पी इज इक्वल टू क्यू को छोड़ के, क्योंकि इस पर तो जीरो हो जाएगी ना, तो जीरो ना पॉजिटिव ना निगेटिव। तो इसीलिए देखना इसमें से किसी एक स्टेटमेंट की ज़रूरत है जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। अब 75 नंबर देखो। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि ये तो बताया हुआ है कि जीपी में देखो इस तरह के स्टेटमेंट का, ये जो पूरा स्टेटमेंट है इसका मतलब ये है कि ये जीपी में है एक्स वाई जेड। जीपी में ये पता चल गया है, लेकिन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग जीपी है ये नहीं पता है हमें, है ना? कंपैरिजन के लिए तो चाहिए होगा ना कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, या तो एग्जैक्ट वैल्यू बता दो या रिलेशन बता दो। तो दोनों में से हमें कुछ नहीं पता है ना? तो इनसफिशिएंट डेटा के कारण हम लोग वो डिटरमाइन नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ भी नंबर 37 आ गया। तो देख रहे हो 37 कैसे न कैसे वो आते जाता है वो। ये 37 नंबर की क्या बोलते हैं महिमा है, ये बोल लो। अब देखो 76 नंबर क्वेश्चन देखो। इसमें एक कॉन्सेप्ट रिपीट होता है कि अगर ए प्लस बी अगर कोई कांस्टेंट नंबर दिया हुआ हो और आपको बोले कि ए बी जो है किस किस पे मैक्सिमम होगा, किस वैल्यू के लिए, तो उसमें ट्राई करना है ए और बी को क्लोज लाने की। ठीक है, तो 10 है तो उसमें 5 5 आप ये कर सकते हो, है ना? अगर 9 रहता तो 5 और 4 पे इसको ये करते हैं। तो ये बस ट्रिक है, बाकी इसको सॉल्व करने जाऊँगा ये डिफ्रेंसिएशन वगैरह से होता है, उसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बट ये कॉन्सेप्ट याद रखना आप इस पर। अब देखो इसमें क्या किया है इन्होंने कि ये चीज़ डाल दी है ना, जो इसका कि कोई सेंस नहीं है इस बात का, ये टाइम आपका किल करने के लिए दिया हुआ है। क्योंकि भाई अगर मैक्सिमम ये एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है और मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू तभी होगा वो 5 पे ही होगा, तो ये देने का मतलब नहीं बनता है। तो ये आंसर हो जाएगा। अब 77 नंबर देखो। 77 नंबर देखो, ये इसमें कॉन्सेप्ट यही लग रहा है कि जो भी एपी में नंबर होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, उसका जो एवरेज होता है ना वो मिड का नंबर होता है। या अगर कोई एक मिड ना हो रहा, जैसे कि मान लो कि नंबर ऑफ टर्म्स 8 टर्म्स है, तो उसका मिड क्या हो जाएगा 4 और 5 दोनों, तो वो दोनों का एवरेज ले लो तो वो एवरेज हो जाएगा। तो इस पे ही क्वेश्चन है, और ये मिनिमम पूछ रहे हैं कि कोई जीपी का मिनिमम कब होगा, है ना? तो जीपी का मिनिमम किस पे होगा है? जीपी का मिनिमम, और वो पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है ना? सारे नंबर पॉजिटिव हैं, तो जीपी मिनिमम कब हो सकता है? जब ए 0 ले लो, है ना? तो बस यही है। अब देखो सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट रिपीट कर दिया 78 नंबर में कि एवरेज जो एपी का होगा वो मिडिल, या तो मिडिल नंबर होगा या क्या बोलते हैं, जैसे कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का एवरेज निकाल लो, ठीक है, या सेकंड लास्ट और क्या बोलते हैं सेकंड नंबर का निकाल लो, ऐसे करके। तो वो चीज़ है, कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है, बाकी वही है। और देखो ये जो ये है ना, ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब ये है कि पी आर क्यू जो है एपी में है, जहाँ की आर जो है मिडिल टर्म में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 79 नंबर में। 79 नंबर में क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट जो है वो लग रहा है कि अगर 0 से a के बीच में है तो जो पावर का जो फंक्शन है जी, ठीक है, पावर 2 पावर 3 या पावर 1/2, तो वो जो होता है घटता है ना, डिक्रीज़ करता है। मतलब हाँ घटता है। अगर ग्रेटर देन 1 है तो उसमें पावर फंक्शन बढ़ता है ना? ग्रेटर देन 1 में पावर फंक्शन बढ़ेगा, और लेस देन 1 में है तो पावर फंक्शन जो है वो डिक्रीज़ करता है। तो बस ये ध्यान रखना। और ऐसा भी अगर पता रहे कि पावर फंक्शन एक रेंज में
अगर या तो घटेगा या बढ़ेगा एक पर्टिकुलर रेंज में 0 से 1 में, तो वो ये दो ऑप्शन तो हटा ही सकते हो आप। अब 80 नंबर क्वेश्चन देख लो। 80 नंबर क्वेश्चन में देखो, ऐसे सॉल्व करने जाओगे तो बहुत कन्फ्यूजन होगा, ऑप्शन का भी कन्फ्यूजन होगा ये बी और सी के बीच में, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में देखना कि व्हाट कैन बी सेड जब भी रहे ना, तो पॉसिबिलिटी का अगर क्वेश्चन रहे तो उसको पॉसिबिलिटी से ही आंसर करो, ये सजेस्ट करूँगा। बाकी तो आप मान लो n और n+10 मान लो, और n की डिफरेंट वैल्यू के लिए देखना तो एक से ज़्यादा ऐसे नंबर होंगे, है ना, एक से ज़्यादा ऐसे नंबर होंगे कि जो कि कटेंगे। तो ये है, ये पूरा डिस्कशन है आपका। अब देखो यहाँ से क्या है, क्या आपके सीखने, आपने क्या क्या सीखा हुआ है, क्या क्या मैंने आपको बताया है। देखो ऑप्शंस तो ज़रूरी है ही, आपने देखा ऑप्शंस का कैसे क्या यूज है। नंबर क्रंचिंग में जो अच्छा रहेगा वो ऑब्वियसली है कि उसका टाइम बचेगा। बेसिक पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट जो है वो रिपीट हो रहे हैं, बार बार कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं बेसिक वाले। अब देखो हीट एंड ट्रायल के क्वेश्चन है, या तो भाई उसको सॉल्व ही मत करो, है ना, या बाद में जब टाइम मिले तब सॉल्व करो, और उसमें भी सिस्टमैटिक सॉल्व करो। ये है, कुछ कैलकुलेशन और फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए ताकि आपका टाइम बच सके। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है इस पेपर में, कॉन्फिडेंस ही चाहिए। देखो पेपर सॉल्व जो है, मैं तो बेसिकली 3 राउंड में करता हूँ सॉल्व। पहले में जो जो देखते के साथ बन गया वो कर लिया, दूसरे में अगर थोड़ा कैलकुलेशन लग रहा है वो कर लिया, तीसरे में जो कि बिल्कुल नहीं पता चल रहा है वो किया। तो ये है, आप भी देख लेना। देखो ये T20 का गेम नहीं है यार, टेस्ट क्रिकेट है ये पेपर सॉल्व करना। इसमें आपको टफ क्वेश्चन छोड़ने भी होंगे पहले, तो इस तरह इसमें आपको कट ऑफ क्लियर करना है ना, आपको ये 100 में 100 नहीं करने हैं स्कोर। ये तो पता चल गया। देखो टॉपिक जो है प्राइम नंबर, नंबर थ्योरी, ये सब खूब पूछ रहा है यूपीएससी, तो आप देख लेना कि कौन कौन से रिपीटेड टॉपिक हैं तो वो। और देखो एप्टीट्यूड ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उसको पता है कि बिना एप्टीट्यूड के निकले ना। और एप्टीट्यूड का मतलब वो सब नहीं जो यूपीएससी का एप्टीट्यूड है ना, कि कैसे अगर पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन पूछ रहा है तो ऑल होगा, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है तो उसमें पॉसिबिलिटी का अगर फ्यूचर कोई टेक्नोलॉजी है तो उसका ऑल होगा, ठीक है, कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट है तो वो नहीं होगा। तो इस तरह का एप्टीट्यूड जो है, जिसको मतलब हम लोग मैड भी बोलते हैं, ठीक है, एमसीक्यू एप्टीट्यूड सॉल्व करने का, एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो वो चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों ने सीखी है इस वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और कॉन्टेक्स्ट में, किसी और कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय।